एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें आप लोगों को एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आज की हमारी मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, जितनी भी बातें मैं यहाँ बताऊँ, सारे टॉपिक्स, वो सब कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न से इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। क्योंकि अब आपको एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, आपको पता है अब आपके पास टाइम बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो आप उससे पहले ही जो क्वेश्चन देख लो, अगर इनसे भी हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया जाए तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, और पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो आपकी जो भक्ति सूफी मूवमेंट्स जो यहाँ पे मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति संत। इनमें से आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, दादू दयाल, गुरु नानक या त्यागराज। इनमें से आपको ये बताना है कि जब यहाँ पर लोधी डायनेस्टी जो है जब वो ख़त्म हो चुकी थी, जब लोधी डायनेस्टी का यहाँ पे ख़त्म हो गया था और फिर बाबर ने जब सत्ता संभाली थी, तो उस समय कौन उपदेश दे रहा था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप लोगों को पता है जब लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई थी, बाबर, क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका 1526 में। तो 1526 में हमें ये देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत खत्म होते हुए और मुगल एम्पायर में स्टार्ट होने को देखने को मिलता है। तो उस टाइम पीरियड के समय पे 1526 की बात कर रहा है कि कब उस समय जो है वो कौन प्रीचिंग या कौन उपदेश दे रहा था। आपके ऑप्शन थे दादू दयाल, गुरु नानक या त्यागपत। तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन है, इनमें से कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, उस समय जो उपदेश दे रहे थे वो थे गुरु नानक। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ गुरु नानक उपदेश दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपको लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें गुरु नानक, जब ये लोधी डायनेस्टी जब खत्म हो गई थी, बाबर ने उस समय जब दिल्ली हमारा मुगल एम्पायर आया था, तो गुरु नानक वहाँ पे क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और गुरु नानक भक्ति संत के थ्रू क्या हमें पता चला कि वहाँ पे लोधी वंश के पतन के बारे में वो क्या बने थे, साक्षी बने थे, वो विटनेस बने थे कि क्या, कि जो भी ये लोधी वंश का जब खत्म हो गया था उसके विटनेस अगर पूछा जाए तो कौन थे, तो वो भी कौन थे, गुरु नानक। बात करेंगे अगर कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो उनके डेट ऑफ बर्थ याद कर लो। अगर बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हो कि 29 नवंबर 1469 में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 में। ठीक है, तो इनकी डेट और ये मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना कि विटनेस जो ये हमारी इब्राहिम लोधी डायनेस्टी खत्म हुई थी और बाबर आए थे, उन मतलब मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई थी, तो इसके विटनेस उस समय जो उपदेश दे रहे थे वो कौन थे, गुरु नानक थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखी है, और आपको यहाँ पूछा गया कौन सा सही है। पहला बोल रहा है उनके पास बहुत ही महान बड़े बड़े महल और मंदिर थे, या फिर दूसरा बोल रहा है कि वो लोग नर और मादा दोनों ही देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा अगर देखा जाए तो बोल रहे हैं कि वो घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया गया था उस समय। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये बात जानते हैं कि उस टाइम पे हमें वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी पैलेसेस, कोई भी टेम्पल्स देखने को नहीं मिले थे। तो ये ऑप्शन तो होता है आपका गलत। क्यों? क्योंकि अगर
हड़प्पा के समय पर कोई भी हमें वहाँ बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती। हाँ, बस हमें मोहनजोदड़ो में देखने को एक ग्रेट बात देखने को मिलता है। तो उस वजह से आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। तो हाँ, उस समय मेल और फीमेल दोनों डाइटीज की वर्शिप पूजा की जाती थी। पशुपतिनाथ आप लोग जानते हैं, मदर गॉडेस, उनकी वर्शिप की जाती थी। तो ये ऑप्शन होता है आपका करेक्ट। बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन होता है गलत, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी घोड़े की बात तो थी ही नहीं, रथवत की सब तो बात हुई ही नहीं थी। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा, सिर्फ सेकंड ही सही होता है। क्लियर हो गया। अगर मैं आपको यहाँ बता दूं, दोनों पहला आपका स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हड़प्पा के समय पर हमें कोई भी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती है। तो कोई बिल्डिंग्स ही नहीं बनी, कोई मंदिर ही नहीं थी, तो कोई पूजा कैसे कर सकता है। तो ठीक है। हाँ, दूसरी बात करेंगे, ग्रेट बात हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था, जिसे महान स्नानागार का उपयोग करा गया था, जिसको अनुष्ठान के लिए क्या किया था, रिचुअल्स के लिए, फंक्शन जो होते थे उसके पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता था। दूसरी अगर हम बात करेंगे वो घोड़े वाली बात, वो ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि हमने जो सिंधु के इंदस के सील्स थे, जो सिंधु के हमारे जो मुहावरे के आधार पर हमें ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पे गोट, बफेलो, ऑक्सन, डॉग्स और कैमल, ये सारे के सारे वहाँ पे पालतू बनाए गए थे। हॉर्स का वहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। बात करेंगे आपको ऑप्शन नंबर सेकंड क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो उसके बाद क्या हुआ था, जो वैदिक रिलीजन आया था, जो हिंदू धर्म पर आधारित था, और हमने उसमें क्या देखा था, उसमें मदर गॉडेस और पशुपति महादेव की उस समय क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, उनकी वर्शिप की जाती थी। मदर गॉडेस की बात की जाए तो वो एक देवी थी, वो क्या रिप्रेजेंट करते थी, पर्सनिफिकेशन ऑफ मदरहुड, वो एक जो मातृ का प्रतिनिधित्व करती थी या एक अवतार था। ठीक है। तो उस टाइम पे हमें मदर गॉडेस और पशुपति महादेव, तो मेल और फीमेल दोनों की पूजा वर्शिप देखने को मिलती है, लेकिन बाकी के दोनों ऑप्शंस गलत थे। क्लियर हो गया। तो इसीलिए आपका वो कॉन्सेप्ट सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, जो भारत में जब बाबर का आगमन के क्या क्या कारण थे। आपके ऑप्शन से पहला दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय कराया था। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय कराया था। तीसरा होगा क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना की थी, तिमूर डायनेस्टी की उन्होंने स्थापना की थी। तो जब बाबर भारत में आए थे, ठीक है, तो उसका आगमन का क्या कारण था, उन्होंने गन पाउडर का इंट्रोडक्शन तो किया ही नहीं था। ये बात जरूर सच है कि गन पाउडर का यूज उन्होंने, जो आप लोगों का पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हमें 1526 में देखने को मिलता है, उसमें इन्होंने गन पाउडर का यूज जरूर किया था, बट इंट्रोडक्शन नहीं, उसका कोई भी परिचय बाबर ने नहीं दिया, क्योंकि ये इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी मंगोल के टाइम पर ही। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। बात करेंगे क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय भी इन्होंने नहीं कराया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कराया था। तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, तिमूर डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश की थी, उसकी स्थापना तैमूर डायनेस्टी की बाबर ने की थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होता है। तो ये आपका बी पार्ट में दिख रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत को पहला भी करेक्ट लगेगा, क्योंकि सबके माइंड में ये होगा कि गन पाउडर का यूज तो बाबर ने किया था, बट उन्होंने यूज किया था अपने पहला जो पानीपत का युद्ध उसमें यूज किया था, उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन, उसका कोई परिचय नहीं दिया था। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पे आप लोगों का आंसर जो है गलत हो जाता है, और आप लोग करते हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल सही है। तो गलतियां कहाँ होती है, इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड किया करो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया कि गन पाउडर जो है वो पहले ही मंगोल्स के टाइम पर ही हमें देखने को मिल जाता है, ये बहुत पहले ही आ चुका था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्यों गलत बताया कि मैंने आपको क्या बोला, ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही पेश किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था ना भारत पर। ठीक है, तो ये तभी इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखने को हमें मिलता। तो ये तो बहुत, मुगल्स तो कितने टाइम बाद आए मोहम्मद गौरी के बाद। ठीक है, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गया, देन उसके बाद मुगल्स आए थे। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। तो लास्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो तैमूर वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों का करेक्ट होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, इनमें से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, अवंती, गंधार, कौशल या मगध। तो आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उसको चूज करना है। बात करेंगे अवंती और गंधारा, तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं गलत, क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिलती है। तो आपका राइट आंसर कौशाला और मगध है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का होता है करेक्ट। ठीक है, अब ये करेक्ट क्यों है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहली बात करेंगे अवंती क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है अवंती का रिलेशन डायरेक्ट बुद्धा के जीवन से नहीं था। ठीक है, तो अवंती का हमने देखा सीधा संबंध बौद्ध के जीवन से नहीं था, इसीलिए हमें इसे बाहर कर दिया ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कौशल के राजा जो थे, ठीक है, किसके, किंग ऑफ कौशल जो थे, पसे नदी, बुद्ध के समकालीन थे और पाली ग्रंथों के अक्सर इनका उल्लेख किया गया था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका बाहर कर देते हैं। दूसरी बात करेंगे कौशल और मगध की, तो कौशल और मगध क्या था, ये डायरेक्ट लिंक था मैट्रिमोनिकल टाइज से। ठीक है, दोनों क्या थे, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ये दोनों ही जुड़े थे, क्योंकि बौद्ध अपने दर्शन की शिक्षा देते हुए कौशल और मगध के राज्यों में के कस्बों और गांवों में घूमते थे, इसीलिए ये दोनों ही क्या बौद्ध के गौतम बुद्धा से डायरेक्ट इनका संबंध होता है। बात करेंगे गंधारा की, तो गंधारा भी डायरेक्ट हम बुद्धा के लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार था कि गंधार को बहुत बौद्ध प्रभाव प्राप्त हुआ था। जो ये गंधार के लोग हैं इन्होंने बौद्ध से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्होंने बौद्ध धर्म से उन्हें बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा था, विशेष रूप से अशोक के शासनकाल के दौरान। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गंधारा में क्या हुआ था कि अशोका जो है, अशोका बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को फैलाया था। उन्होंने पूरी कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा वो बौद्ध धर्म को फैला सके, और उन्होंने उसको फैलाने के लिए क्या किया, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड तक, इसलिए आज आप जानते हैं बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और फैलाने का तरीका क्या था, उन्होंने हर जगह स्तूप बनवाए थे, स्तूपा बनवाए थे अशोका के। ठीक है, जैसे सांची में, अमरावती में, तो ये ऐसे हर जगह इन्होंने क्या करे थे, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए स्तूप बनाए थे। किसने? अशोका ने। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन पूछ रहा है, बात इन चारों में ही हुई है कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन ये करेक्ट होता है। अदरवाइज आपको कुछ और लगता है, आपके क्या व्यूज है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम, इनमें से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से ये लोग ट्रेड करते थे। कौन सा सी पोर्ट है काकतीय किंगडम के टाइम पर, काकीनाडा, मोटोपली या मछलीपट्टनम या फिर नेलुरु। तो इनका जो काकतीय साम्राज्य के जो लोग हैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था आप लोगों का मोटुपली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको देखेंगे तो मोटुपली जो सबसे फेमस काकतीय का क्या था, सी पोर्ट था, बंदरगाह था, क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो क्या है, ये वेनेटियन ट्रैवलर है जो उस समय पर काकतीय किंगडम, काकतीय साम्राज्य में ये विजिट किया था इस पोर्ट के द्वारा, इस बंदरगाह के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, अपने यात्रा में जो भी यहाँ पे इन्होंने यात्रा की थी, आंध्र प्रदेश में समृद्धि और जो शक्ति के बारे में भी लिखा था। ठीक है, किसने? मार्को पोलो ने। ये क्वेश्चन याद रखना कि किसने जो काकतीय साम्राज्य के बारे में, कौन उसे उस बंदरगाह के माध्यम से वो यहाँ पर आए थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो भी आंध्र प्रदेश की जितनी समृद्धियाँ थी, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी, जो भी उसकी पावर थी, उसके बारे में लिखा था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मार्को पोलो। लास्ट हम बात करेंगे मछलीपट्टनम, जो सेकंड पॉइंट था। मछलीपट्टनम अगर हम देखेंगे तो वो गोलकोंडा साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह में काम आता है। तो गोलकोंडा का अगर आपसे पूछा जाए, गोलकोंडा किंगडम का, गोलकोंडा साम्राज्य का मेन जो है बंदरगाह, सी पोर्ट जहाँ से वो ट्रेड करते थे, तो वो था मछलीपट्टनम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे काकतीय साम्राज्य का पूछा था, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, मोटुपली। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर के शासक कृष्णदेवा की कराधान प्रणाली
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पे क्या बोला है कि कृष्णदेवराय का जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो कि विजयनगर का रूलर था, और इसमें से आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, तो कौन सी बातें सही हैं कौन सी नहीं वो आपको यहाँ बताना है। पहला इसने बोला द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रेंट। तो उसने जो टैक्स रखा था, जो भी कर रखा था, वो फिक्स था, जैसे ही जिसकी लैंड होगी, जैसे जिसकी लैंड की क्वालिटी होगी उसके हिसाब से उसने वो टैक्स को रखा था। दूसरा बोल रहा है कि प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड ऑन इंडस्ट्री टैक्स। जो भी प्राइवेट ओनर थे तो वो क्या करते थे, अपनी प्राइवेट ओनर जो इंडस्ट्री का टैक्स भरते थे, भुगतान उनका करना पड़ता था। तो यहाँ आपके स्टेटमेंट दे रखे और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम बात करेंगे विजयनगर के शासक रूलर कृष्णदेव के जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, तो ये अगर हम देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी होता है आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अकाउंटेंट जनरल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में इनमें से कौन से महालेखाकार थे। ठीक है, शिवाजी के टाइम पर आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है सुरनवीस, वकनेवीस, न्यायाधीश या मजुमदार। तो आप लोग अगर देखेंगे कि अकाउंटेंट जनरल अगर देखा जाए शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर, तो वो कौन था आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश, सॉरी ऑप्शन नंबर डी मंसूबदार। ठीक है, मंसूबदार थे जो शिवाजी के प्रशासन में क्या थे, महालेखाकार थे। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो मंसूबदार एक क्या थे, अकाउंटेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थे शिवाजी के समय पर, और ये उस समय के सबसे, शिवाजी आप लोग जानते हैं उस समय के क्या थे, बहुत ही महान प्रशासक के उसमें जाने जाते थे। He had laid the foundation of a found system of administration। उन्होंने क्या किया था, ध्वनि की नींव भी उस समय की प्रशासन की प्रणाली रखी थी अपने साम्राज्य में। और उन्हें क्या किया था, he also assisted by council of minister। उन्होंने मंत्री परिषद द्वारा क्या किया था, सहायता भी प्रदान की गई थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो जनरल अकाउंटेंट थे शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें मंसूबदार कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विच एथियस्टिक्स ऑफ द योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी इन्फ्लुएंस द रामानंद। तो हिंदू दर्शन के योग विद्यालय के किन तपस्वियों के ने रामानंद को प्रभाव किया था, बहुत प्रभावित किया था, जिससे वो इन्फ्लुएंस हुआ होगा। ऑप्शन है बीरपंथी, कृष्णापंथ, नानपंथी या इनमें से कोई भी नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपके जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर पता है आप मुझे कमेंट करके साथ साथ आंसर भी करते रहो, ओके, कि इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे कि रामानंद जो है सबसे हिंदू फिलॉसफी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो किससे थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है नाथपंथी, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, जो हिंदू दर्शन था, हिंदू दर्शन के जो योग विद्यालय से वो किन तपस्वी से, तो वो नागपंथी तपस्वियों से जो रामानंद है वो प्रभावित थे। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो परंपरा का ये क्या दावा कि रामानंद ने क्या किया था, दक्षिण भारतीय वेदांत दार्शनिक रामानुज से प्रेरित अपने दर्शन और भक्ति विषयों को विकसित किया था। किसको, जो साउथ के इंडियन वेदांतर फिलोसोफर है रामानुज, उन्होंने क्या करा था, फिलोसफी और डेवलपमेंट थील से वो इंस्पायर्ड थे, उसको विकसित किया था। जबकि अगर देखा जाए हमें एविडेंस क्या मिला है कि रामानंद हिंदू दर्शन के योग विद्यालय के नाथपंथी तपस्वियों में से भी क्या थे, प्रभावित थे। इसीलिए ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है भारत में आने वाला सबसे पहला सूफी आदेश था। द अर्लियर सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वॉज चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी या नक्शबंदी। तो सबसे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये चारों की चारों ही सूफी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये याद भी कर लेना, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहला कौन सा आप भारत में आया था सूफी आदेश, वो आपसे यहाँ पूछा गया। तो आप सभी को पता होगा सबसे पहला जो आया था वो था चिश्ती। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये चारों की चारों जो हमारे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को 4 सूफी आदेश देखने को मिलता है। क्या क्या थे, चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी और नक्शबंदी, ये चारों ही हैं, लेकिन पहला कौन सा आया था, चिश्ती आया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था चिश्ती को, कहाँ पे, लाहौर पंजाब में, और उसके बाद कहाँ, अजमेर राजस्थान में।
कब 12 शताब्दी के बीच में इन्होंने क्या किया था, ये भी याद रखना। जो चिश्ती को इंट्रोड्यूस किसने किया था, मोहद्दीन चिश्ती ने इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पर, लाहौर और पंजाब में। तो क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो चुका था, वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। 1397 में, 1388 में, 1482 में या 1526 में। तो बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हो गया था, जो खत्म हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था, तो वो आप लोगों के तो 1482 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो मोहम्मद शाह थर्ड थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1482 में। तो उनकी डेथ के बाद ही क्या हो गया था, सब कुछ बिखरने लगा था। ब्रह्मा जो आपका बहमनी समाज है वो क्या हो गया, वो बिखरने लगा था इनकी मृत्यु के बाद ही। ठीक है, तो इसी वजह से 1482 में ही क्या हो गया, ब्राह्मणी साम्राज्य क्या हो गया, होने लगा, वो कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चैतन्य महाप्रभु एक तपस्वी हिंदू भिक्षु थे। ठीक है, वो एक एस्थेटिक हिंदू मॉन्क थे एंड अ सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक समाज सुधारक भी थे 16वीं शताब्दी में। कहाँ पर थे, कहाँ से थे वो, ऑप्शन से बिहार, असम, उड़ीसा या बंगाल। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक वो तपस्वी हिंदू बख्शी थे, सो एक समाज सुधारक थे, कहाँ के, बंगाल के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु क्या थे, ये 16वीं शताब्दी में बंगाल के ये सबसे अच्छे हिंदू भिक्षु थे और समाज के सुधारक भी थे। ये भगवान के प्रति अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ये प्रेमपूर्ण भक्ति के महान समर्थक थे और ये भक्ति योग चैतन्य ने कृष्ण के रूप में भगवान की पूजा की थी। किसकी, चैतन्य के रूप में अगर भक्ति योग पूजा जाए, वर्शिप की थी कौन से भगवान की, तो कृष्ण भगवान की उन्होंने वर्शिप की थी, पूजा की थी। ये भी याद रखना कि कौन किसकी पूजा करता है, क्योंकि ये सब भी चीजें पूछ ली जाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द मग्ना कार्ट ऑफ द इंडियन पीपल। इनमें से किसे भारतीय लोगों का मेघना कार्ट माना जाता है। पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, द एल्बर्ट बिल, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमिनेशन। तो यहाँ पे जिसे मेघना कार्ट माना जाता है, जिसे भारतीय लोगों का मेघना कार्ट माना जाता है, वो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमिनेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसमें आपको बता दूं तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा को भारतीय लोगों का क्या था कि मेघना कार्ट माना जाता है, क्योंकि वो क्या गारंटी देती है कि भारतीयों को सिविल सेवा में पदों का सब तक का सम्मान क्या होगा, प्राप्त होगा। अब से जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना सिविल सर्विस की, उसमें उन लोगों को इक्वल, उन लोगों को वहाँ पे पोजीशन मिली जाएगी। किसको, भारतीयों को, इस बात की गारंटी देती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी कि भारतीय लोगों को मैग्ना कार्ट माना जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबसे पूछा गया है, द होम रूल लीग वर फॉर्म ड्यूरिंग द, जो होम रूल का गठन हुआ था वो किसके दौरान हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या फिर जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले, या प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद, या आफ्टर द पासिंग द एक्ट ऑफ 1909, या 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद होम रूल लीग जो है वो क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। तो आप लोग जानते हैं होम रूल लीग मूवमेंट कब आया था, 1916 में। तो अगर आप ये देखा जाए 1916 का टाइम देखा जाए तो वो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आप लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो इसी के बीच में ये क्या हो गया था, होम रूल लीग का क्या हुआ था, गठन हो चुका था। इसीलिए आप लोगों का राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया, होम रूल लीग जो है वो आप लोगों के अप्रैल 1916 में हुआ था, इसका गठन हो चुका था, जो कि बेलगाम में एनी बीसेंट द्वारा किया गया था। याद रखना होम रूल लीग मूवमेंट कौन लेकर आया था, एनी बीसेंट लेकर आया था। तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा।
होम रूल लीग मूवमेंट का याद रखना, आपको ईयर और किसने गठन किया था एनी बेसेंट, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट का लीडर नहीं है, इनमें से कौन सा चरमपंथियों का नेता नहीं था। आपके ऑप्शन लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या एओ हुम। तो आप लोग जानते हैं लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बट एओ हुम जो हैं ये क्या थे, ये मॉडरेट लीडर हैं। क्या है, मॉडरेट लीडर है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि एओ हुम जो है ये एक मॉडरेट लीडर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉर्पोरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी was adopted in a special session of the Congress held in Calcutta in। महात्मा गांधी की प्रेरणा से जो आय सहयोग में प्रसिद्ध प्रस्ताव कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र से स्वीकार किया गया था, वो आपको टाइम बताना है कब किया गया था। सितंबर 1920 में, दिसंबर 1922 में, अक्टूबर 1924 में या नवंबर 1925 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सितंबर 1920 में। क्लियर हो गया, क्योंकि लाला लाजपत राय ने यहाँ पर क्या किया था, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे। स्पेशल सेशन आईएनसी का अगर आपसे पूछा जाए तो लाला लाजपत राय जो है सितंबर 1920 के टाइम पर कलकत्ता में आयोजित जो हुआ था कांग्रेस के विशेष सत्र के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, कलकत्ता में याद रखना, इसीलिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन है कलकत्ता में कब हुआ था, तो वो आपको क्या टाइम याद रखना है, सितंबर 1920 में हुआ था। और उस टाइम पे कौन था, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे उस स्पेशल सेशन के। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस आपको हो गए कि लाला लाजपत राय उस समय पे क्या थे, उस समय के स्पेशल सेशन के वो थे, क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और ये आप लोगों का सितंबर 1920 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The most important sant of the Bhakti movement in Maharashtra, who was born in Satara and is said to have died in Punjab was। तो महाराष्ट्र में जब भक्ति आंदोलन का जो सबसे पहले संत थे, इनका जन्म सतारा में हुआ था और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पंजाब में हुई थी। तो आपको उन सतारा का नाम बताना है, कौन था वो। ठीक है, तो आपको संत का नाम बताना है, तो आपको उसका संत का नाम बताना है कि किसका जन्म सतारा में और मृत्यु पंजाब में हुई थी। आपके ऑप्शन है ज्ञानेश्वरी, नामदेव, तुकारामी या गुरु रामदास। तो जिसका जन्म सतारा में हुआ था और मृत्यु पंजाब में हुई थी वो थे नामदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो नामदेव को हम लोग और किस किस नाम से के रूप में जानते हैं, नामदेव, नामदयाव, नामदेव और ठीक है अलग नाम दियो, नामदेवा, नामदेव। तो अलग अलग तरीके से इन्हें बोला गया। और ये क्या थे, ये एक पोएट थे और साथ ही में संत थे। ठीक है, ये एक कवि थे और एक संत थे। कहाँ के, महाराष्ट्र, इंडिया के, जो हिंदू धर्म के वारकारी संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण थे। जो हिंदू धर्म के वारकारी सेक्ट है उसके लिए ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। दूसरी अगर हम बात देखेंगे, भगत नामदेव ने क्या के लेखन में सिख धर्म के गुरुओं द्वारा भी मान्यता दी गई थी। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पॉइंट में ये आपसे कहना चाह रहा है जो भगत नामदेव ने जो लिखी थी, जो उनका लेखन था, उससे क्या था, जो सिख के गुरु थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उसको मान्यता दी। और इसी साथ में उन्होंने क्या करा, उनकी जो सिख की जो होली बुक होती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उन्होंने इसको क्या करा, उसमें शामिल कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रामदेव वर्शिप लॉर्ड विट्ठल दैट इज अ वन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो याद रखना जो नामदेव है वो विट्ठल की पूजा करते थे, जो कि किसके, विष्णु भगवान के रूप में से एक है। तो याद रखना विट्ठल टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा, विजयनगर एम्पायर में आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है। तो विजयनगर एम्पायर में विट्ठल टेम्पल बनाया गया जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो नामदेव जो है वो किसकी पूजा करते थे, विष्णु भगवान की करते थे। ये पॉइंट भी याद रखना, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द राइटर ऑफ रुक्मिणी स्वयंवर हस्तमालक। ठीक है, ये आपसे पूछा गया जो रुक्मिणी
स्वयंकर हस्तमालक के जो राइटर है वो कौन है। विच वॉज कंप्राइज, जो कि 1764 में बकाया में लिखा गया था। और साथ ही साथ बोल रहा है बेस्ड ऑन 14 श्लोक हमें इसमें संस्कृत के देखने को मिलते हैं। विद द सेम नेम है, तो वो किस पे आधारित है वो आपसे यहाँ पूछा गया। रामानंद, एकनाथ, मीराबाई या तुकाराम, तो वो थे एकनाथ। तो राइट आंसर क्या है, एकनाथ है जिन्होंने ये लिखा था। रुक्मणी, स्वयंवरकर और हस्तमालक के ये लेखक थे। अगर तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। तो मैं अगर आपको इसमें बता दूं तो एकनाथ ने ये बुक लिखी थी जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, 1764 बकाया थे। और इसने क्या करा था, इसमें 14 संस्कृत श्लोक का भजन हमें इसमें देखने को मिलता है इस बुक के अंदर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुषाण किंग हु अज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा कुषाण का राजा था जिसको उपाधि दी थी, जो स्वर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी। आपके ऑप्शन कल्फीडेस फर्स्ट ने, कल्फीडेस सेकंड ने, कनिष्क ने या फिर हुमनिष्का ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कल्पीसेस सेकंड ने। तो कल्पीसेस सेकंड को संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि क्या की गई थी, उन्होंने धारण की थी। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो विमा कादपीस है वो ये क्या थे, कुषाण के उस समय के ये एम्परर के साम्राज्य के सम्राट थे। उन्होंने क्या किया था, रबातक इंस्क्रिप्शन, अगर हम रबातक इंस्क्रिप्शन अभिलेख के अनुसार देखे जाएं तो वह विम तख्तों के पुत्र, किसके, विम तख्तों के पुत्र थे और कनिष्क के पिता थे। किसके, ये कनिष्क के क्या थे, ये फादर थे। इन्होंने ही याद रखना गोल्ड कॉइन इशू किया था। याद रखना पहली बार अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड कॉइन कौन लेकर के आया था तो याद रखना गोल्ड कॉइन जो पहली बार विम कडिपिस है, ठीक है। तो इनके फादर है किसके, कनिष्क के, याद रखना। और वो किसके बेटे थे, विमा तख्तों के। तो वो ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये याद रखना कि वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, उसका एविडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हमें जो रवातक की जो शिलालेख है इसके अनुसार हमें यह बात पता चली। और उन्होंने क्या किया था, जो संपूर्ण विश्व के भगवान की जो उपाधि ले ली थी, ठीक है, उपाधि क्या थी, धारण कर ली थी। तो यहाँ पे इसलिए आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कदपिसेस सेकंड, द्वितीय की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड बाय द हिस्टोरियंस एज अ क्रिटिकल स्टेज इन द डिस्क्राइबिंग द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। इनमें से किसे इतिहासकार सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में से एक महत्वपूर्ण चरण रूप से में माना जाता है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, राइटिंग, डिस्कवरी ऑफ फायर, एग्रीकल्चर, द यूज ऑफ इंटरनेट। इनमें से ये चारों में से सबसे एक आपको बताना है जिसकी वजह से सभ्यता की यहाँ पे हमें प्रोग्रेस देखने को, इसके वजह से हमें देखने को मिलती है इतिहास के टाइम पर। तो बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो पहली बात ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट होता है क्योंकि इंटरनेट का यूज़ इतिहास के समय पर तो हमें बिल्कुल देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि वो है ना, तो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल ही पहले ही ऑप्शन में हटा दिया। बात करेंगे हम लोग अगर राइटिंग की, तो राइटिंग अगर आपको मैं बता दूं तो राइटिंग जो है, पढ़ना लिखना जो है वो आप लोगों ने अगर देखा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वो आपने देखा है कि 3 हिस्सों में बटी है, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक, है ना। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, यानी कि ये 3 हिस्सों में बटी है, ठीक है। ये 3 हिस्सों में बटी है हमारी ये हिस्ट्री जो है। अगर हम पहले हिस्ट्री की बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, यानी कि जो आपका पहला है, इसके अंदर हम लोग क्या देखने को देखते हैं, इसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें ना ही कोई भी राइटिंग की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि उस समय लोगों को पढ़ना लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता था, तो हमें कोई राइटिंग के एविडेंस ही नहीं मिले थे। तो इसका तो कोई योगदान ही नहीं है कि वो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता को बढ़ाएगा। रही बात, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात हो रही तो वो आपकी प्रोटोस्टोरिक पीरियड में आती है,
ठीक है। प्रोटोस्टोरिक पीरियड में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बारे में यानी आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पे लिखा जरूर क्या था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था, कोई उसको पढ़ नहीं सकता था कि आखिर वो लिखा क्या है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। पहली अगर आप प्री हिस्टोरिक में देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी चीज़ मिली थी वो पत्थरों पे, दीवारों पे, पेंटिंग्स जो गुफाओं में दीवारों पे लिखी गई थी पत्थरों पे, इसमें हमें देखे गए थे अक्षर। प्रोटोस्टोरिक की बात करें इंस्क्रिप्शन, सील्स, इन पे बातें देखने को मिली, बट लिखा हुआ देखने को मिला, कुछ पढ़ नहीं पाए कि आखिर वो लिखा क्या है। बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड की, तो राइटिंग में हम लोग यहाँ पे हमने देखा जब महाजनपद का आप लोगों का काल 6 BC में शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। यहीं से आप हमारा क्या हो जाता है, राइटिंग का शुरू हो जाता है, यहाँ से लोगों को राइटिंग। तो राइटिंग का तो कोई योगदान ही नहीं है सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का, पढ़ने लिखने का। उससे हमारी सभ्यता कैसे बढ़ेगी ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला और लास्ट ऑप्शन तो कट होता है। बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर की। मैं आपको ये एक्सप्लेन में इसलिए समझा रही हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल जो हिस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता हो या कुछ नहीं पता हो तो यहाँ से पता हो जाए। ठीक है, मेरा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस कराना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी है। डिस्कवरी ऑफ फायर की बात करेंगे तो अगर मैं आपको बता दूं, हमें आग की खोज अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो आग की खोज हमारी कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पैलियोथिक पीरियड में। ठीक है, आपकी पूरा पाषाण काल के समय पर इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूज ऑफ फायर का जो एक्चुअल में यूज हुआ था, यूज कब होना शुरू हुआ था, तो वो आप लोगों का मेसोलिथिक और न्यूलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के समय पर आग का यूज करना लोगों ने अब शुरू कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, तो राइट आंसर है आप लोगों का एग्रीकल्चर, कृषि, खेती। ठीक है, खेती का अगर हम देखेंगे तो इसका एविडेंस हमें नवपाषाण का न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिल जाता है। उसके बाद ही क्या हुआ, क्योंकि देखो पैलियोथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, इस सब में क्या हुआ था, यहाँ पर लोग जो थे ना वो इधर उधर घूमते थे, वो परमानेंट सेटल नहीं थे। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते थे। जब जो न्यूलिथिक के टाइम पर बात आई, जब यहाँ पे खेती हम लोगों को यहाँ पे डिस्कवर हो गया था, लोगों को नॉलेज हो गई थी, तो यहीं से क्या होता है, लोगों को अब खेती कर रहे हैं तो अब उन्हें एक जगह रहने की ज़रूरत थी। ठीक है, एक जगह रहने की ज़रूरत है क्योंकि तो उसी जगह बगल में अब क्या पे घर बनाने को, जो भी अनाज उगेगा उसके लिए फिर हमें एक ग्रेनरी बनानी पड़ी, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने को मिला। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहीं से हमारी सभ्यता में सबसे अच्छा हमें यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलती है कि लोग अब इधर उधर नहीं भटक रहे, लोगों का अब एक घर हो गया, परमानेंट घर बना लिया, झोपड़ियाँ बना ली। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या हुआ, अब अगर खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो अब उसको अनाज को स्टोर करने के लिए भी तो बनाया जाता है। तो आपने इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेनरी, हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर माना जाए वो क्या था, वो ग्रेनरी था। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अगर बिल्डिंग महान बार देखी जाए तो वो आपकी ग्रेट बात थी। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको यहाँ याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही हमें क्या होता है, हमारी जो सभ्यता है उसमें हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। बहुत अच्छे, यही देखा जाए अच्छी चरण पे हमें देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। जब तक वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, लाइक पैलियोथिक और मीसोलिथिक के टाइम पर, तब तक उन लोगों के हालात ऐसे थे, कभी किस जगह घूमते थे, किस जगह परमानेंट नहीं थे, एक जगह फिक्स नहीं थे, उनका कोई घर ही नहीं होता था। क्लियर हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को यहाँ पूरी, मैंने देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको समझा दी है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मैंने ये समझाते हुए बता दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज सेट इन द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैनी ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ किंग पालका। इनमें से कौन सा नाटक राजा पालक के शासनकाल के दौरान उज्जैनी के प्राचीन शहर में स्थापित हुआ था। पहला है मृच्छकटिका, रघुवंश या श्री आदिकला, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मृच्छकटिका नाटक था, जो राजा पालक के शासनकाल के दौरान उज्जैन में प्राचीन शहर में से स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होता है। अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो मृच्छ कोशिका जो है, जैसे मृच्छकाशिका या मृच्छकटिका
ठीक है, मृच्छकटिका, इन सबके से भी किसी भी नाम से भी आप इसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, कुछ भी आपके ऑप्शंस में इनमें से को देखने को मिलेगा। ये एक 10 अभिनय संस्कृत नाटक है, 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है। याद रखना कितना, 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है। ये किसको एट्रीब्यूट करता है, ये शूद्रा के लोगों को ये एट्रीब्यूट करता है। ये श्रेय किसको दिया जाता है, शूद्र के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्राचीन नाटककार जिसे आमतौर पर 3वीं शताब्दी में और 5वीं शताब्दी के कुछ समय के लिए इसे माना जाता है। तो ये जो एक्ट लिखा गया था ये 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा था। इसका श्रेय दिया जाता है, तो इसे शूद्रकों को इसका श्रेय दिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, ये हो गया आपके बुक एंड ऑथर से बेस्ड है। हु वॉज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा। तो तेलुगु वर्क का जो अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे। तो पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो बुक है तो ये क्या है, आपका अमुक्त माल्यदा है और ये तेलुगु में लिखी गई है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन थे, हरिहरा देव राय, कृष्णा देवा राय या बुक्का। तो उसके जो ऑथर थे वो थे आपके कृष्णा देवा राय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है करेक्ट। ठीक है, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो अमुक ये कि एपिक पोयम है जो कि तेलुगु में लिखी गई थी, कंपोज की थी कृष्णा देवा राय ने, जो विजयनगर डायनेस्टी के थे। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, विजयनगर के राजवंश थे, सबसे फेमस कृष्णा देवा राय को माना जाता है उस समय का सबसे ग्रेटेस्ट किंग अगर पूछा जाए आप लोगों से। ठीक है, तो कृष्णा देवा एक ग्रेट एम्परर थे विजयनगर एम्पायर के, जिन्होंने ये बुक लिखी थी अमुक्त माल्यदा। ठीक है, और एक ये पोयम है और साथ ही तेलुगु में लिखी गई थी। दोनों पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द 4 मोनास्ट्रीज। जो ये आप लोगों को यहाँ पे 4 मठ दिख रहे हैं, कौन कौन से, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। ये 4 मठ की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। रामानुज ने, अशोक ने, शंकराचार्य ने या माधव विद्यारण्य ने। ठीक है, तो ये जो थी, जो 4 मठ की जो स्थापना की थी वो शंकर आचार्य जी ने की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये 4 हमें मठ देखने को मिलते हैं। नॉर्थ के साइड पे देखोगे, ठीक है, तो ज्योति मठ देखने को मिलता है। साउथ के साइड पे देखोगे तो श्रीगरी कांची मठ देखने को मिलेगा। ईस्ट साइड में उन्होंने पुरी और वेस्ट साइड में द्वारका का मठ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक प्रोपागेट, ये फिलॉसफी किसकी है, अद्वैत वेदांता की। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रचार करने के लिए और सनातन धर्म की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए इस प्रकार इन्होंने जो ये धर्म है को लोगों को जीवन के तरीके के रूप में इन्होंने स्थापित करा, ये सारे। ठीक है, द वे ऑफ, तो इन्होंने आप लोग देखे चारों डायरेक्शन में इन्होंने ये मठ बनाए थे। तो इसीलिए आपका इसका राइट आंसर है आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने चारों कोनों में क्या करे थे, मठ की स्थापना की थी। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1853 इज ए लैंडमार्क इन इंडियन ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ। 1853 में भारत के परिवहन में एक मील का पत्थर है, किसके कारण है, पहली ट्रेन या पहला मालवाहक विमान, पहला जहाज या इनमें से कोई भी नहीं। तो 1853 में जो लैंडमार्क इंडियन ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा देखा गया, तो वो आपका राइट आंसर जो बनाया गया पहली ट्रेन, इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसमें आपको बात बता दूं तो लॉर्ड डलहौजी इसके क्रेडिट है, जिन्होंने, जो लॉर्ड डलहौजी हैं जो भारत के ये पहली यात्री थे, पहले पैसेंजर थे इस ट्रेन के। ये क्वेश्चन पूछा जाए इस ट्रेन के जो पहले पैसेंजर है वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या है, लॉर्ड डलहौजी हैं जो इसके पहले यात्री थे। और ये पहले पैसेंजर बने थे कहाँ से, बॉम्बे से थाना जाने के लिए ये ट्रेन चली थी। कब, 16 अप्रैल 1853 में। क्लियर हो गया। तो ये पूरे 45 मिनट का समय लगा था इसको, और इसमें हम लोग 3 इंजन के नाम जानते हैं, सुल्तान, सिंध और साहिब। 3 लोकोमोटिव अगर देखा जाए, 3 इंजनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला पैसेंजर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, जो बॉम्बे से थाना गया था। कम से कम 45 मिनट इन्होंने ये ट्रेन की, सब इनका टाइम था सफ़र करने का। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, During British era, the Duke Memorandum became the basis of which among the following? ब्रिटिश काल के दौरान ड्यूक ज्ञापन इनमें से किसका आधार बना था? नेहरू रिपोर्ट का,
मॉडफोर्टर सुधार का रिफॉर्म का, या भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो आपको ब्रिटिश काल के दौरान जो आपका ड्यूक मेमोरेंडम है, ये किसका आधार बना था? तो ये बना था आपका मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म का, मॉन्टफोर्ट सुधार का। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो ड्यूक मेमोरेंडम जो है वो अंग्रेजी जो आप लोगों का सेकेंड जो आप लोगों का यहाँ पे राउंड टेबल जो हुआ था, इसके ग्रुप के सदस्य को सर विलियम ड्यूक के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो राउंड टेबल ग्रुप बना हुआ था ये सर विलियम ड्यूक के साथ ये जुड़ा हुआ था, और उन्होंने एक योजना भी तैयार की थी जो कि मैंडोग और मैंडोग और कैम्फोल्ड की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ये बना था, ये ज्वाइंट रिपोर्ट थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है लॉर्ड क्लेमन एटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उस समय कौन सा इवेंट था, कौन सा कार्यक्रम था जिस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? लॉर्ड क्लेमेंट। तो ये पॉइंट याद रखना, आपसे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे, और वो उस समय कौन सा इवेंट चल रहा था? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, जलियांवाला बाग, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको बता दूं, जो क्लेमेंट रिचर्ड एटले हैं ये लीडर थे लेबर पार्टी के। कब से कब तक? 1935 से 1955 तक। ठीक है, लेबर पार्टी के ये नेता रह चुके थे। उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने 1945 से 51 तक। 1945 से 51 तक ये क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस दौरान हमने देखा था हमारा भारत भी आज़ाद हो चुका था, ये आप बात जानते हैं। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता था, तो उस टाइम पीरियड में थे। इसीलिए फिर हम बात करेंगे 20 फरवरी 1947 की बात करेंगे। तो एटले ने क्या डिक्लेयर कर दिया था? उसने घोषणा कर दी थी कब? जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने पहले भारत छोड़ देंगे, क्विट इंडिया। अगर आप लोगों को याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन से ईयर में आया था, वो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, तो ये किसने बोला था? क्लेमेंट एटली ने बोला था। कब? 1948 से पहले बोला था अंग्रेजों को कि क्या करेंगे, वो भारत छोड़ो, अंग्रेजों को ये घोषणा दी थी। क्लियर हो गया? तो आपसे इनसे रिलेटेड बात याद रखना, वो लेबर पार्टी के पहले नेता रह चुके थे 35 से 55 तक। बाद में यूनाइटेड किंगडम के ये प्रधानमंत्री बने थे। उसी दौरान हमारा भारत क्या होता? आज़ाद और स्वतंत्र हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द पाला रूलर फाउंडेड द सोमपुरी यूनिवर्सिटी? इनमें से कौन सा पाल का शासक था जिसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाला आपने पढ़ा था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, उसमें पाला डायनेस्टी के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे कौन सा पाला का शासक था जिसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपके उसने गोपाल, कुमार पाला, धर्मपाला, या फिर रामपाला? तो वो थे आपके धर्मपाला, जिन्होंने क्या किया था? सोमपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो उस समय कौन थे? धर्मपाल थे, पाल शासक जिसने सोमपुरी विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द माइंस? मौर्य साम्राज्य में खान जो है प्रमुख के विभाग का क्या नाम था? दोवलिका, अंतपाल, कर्मतिका, या पोरा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें आपसे पूछा गया जो मौर्य समाज में जो खान का, ठीक है, खान का जो प्रमुख विभाग उसका नाम था आपका क्या? कर्मतिका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो चीफ थे ऑफ द माइंस के जो चीफ थे, डिपार्टमेंट का नेम था कर्मतिका। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रॉयल एम्बल ऑफ चीफ चोला किंगडम? तो चोला साम्राज्य की जो शाही प्रतीक कौन सा था? बो, धनुष, टाइगर, कार्प, या फिश? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये पढ़ा दिया संगम पीरियड। अगर ठीक है, तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों ने संगम पीरियड, मैंने ये ऑलरेडी पूरा संगम डायनेस्टी पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। संगम पीरियड में मैंने आप सबको बताया था, उसमें मैंने आपको चेरा, चोला, पांड्या के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था चोला साम्राज्य जो है उसका जो प्रतीक था वो टाइगर था।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। तो अगर हम मैंने आपको इसमें ये भी बताया था चोला साम्राज्य के बारे में कि इसको और चोलामंडलम के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पे था, ये सिचुएटेड था नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, पांड्या के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि हमें ये पढ़ा था ये कहाँ पे रहता है, तमिलनाडु में, ठीक है। और आपको चेरा मैंने बताया था केरल के साइड में, पांड्या और चोला ये दोनों के दोनों आपको तमिलनाडु की साइड पे देखने को मिलता है। और इसमें मैंने नदी बताई थी पेनार और वेलार रिवर, ये दोनों याद रखना। और इसका जो प्रतीक था वो चीता यानी कि टाइगर इसका प्रतीक माना गया था। क्लियर हो गया। बाकी आप जल्दी से कमेंट करके बताओ तुरंत कि चेरा और पांड्या का प्रतीक मैंने आप लोगों को क्या बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट आज भी याद है और उससे बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नोन एज दृष्टवती इन वैदिक एरा। तो इनमें से किस नदी को वैदिक काल का दृष्टवती के नाम से हम जानते हैं, रवि, चेनाब, झेलम या घंगर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो घंगर है जिसको दृष्टवती के नाम से यहाँ पे वैदिक काल में इस नदी को जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द क्लासिक राइटर कंबन वॉज प्रेजेंट एट द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। इनमें जो शास्त्रीय लेखक कंबन था वो किसके राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था, राजेंद्र, अर्थी राजेंद्र, वीर राजेंद्र या कोंटुंग आई। तो सॉरी कोंटुंग फर्स्ट में, ठीक है, इसको कोंटुंग फर्स्ट कर लेना, कोंटुंग प्रथम थे तो वो थे। तो आप लोगों के शास्त्रीय लेखक जो कंबन है वो कौन से राजा के दरबार में उपस्थित थे, तो वो थे आप लोगों के कुटुंग फर्स्ट के दरबार में ये उपस्थित हुए थे। अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, द एम्पायर अंडर कुटुंग वॉज सेक्युलर इन नेचर एंड द किंग इनकरेज बोथ सैविज्म एंड वेस्टिज्म। तो कोलुंग के अगर हम देखा जाए तो ये लोग किसको, ये धर्मनिरपेक्षा थे और ये शिव भगवान और विष्णु भगवान को मानते थे। ये दोनों की दोनों से ही प्रोत्साहित किया करते थे। और ये क्या थे, क्लासिक राइटर थे। कंबन क्या थे, ये एक क्लासिक राइटर थे, लेखक थे जिन्होंने तमिल में रामायण लिखी थी। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कंबन ने, ठीक है, किसने, कंबन ने लिखी थी। तो कंबन है जिन्होंने क्या करा था, ये लिखी थी आप लोगों की रामायण तमिल भाषा में। और कोतुरुंग प्रथम के दरबार में से ये उपस्थित थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे, किसके में, यहाँ पर ये प्रेजेंट भी थे। तो याद रखना कंबन ने रामायण जो है तमिल भाषा में लिखी और ये जो कुतुंग फर्स्ट है ये सैविज्म और वेस्टर्निज्म दोनों को इनकरेज, दोनों को बढ़ावा देते थे। और ये कंबन के जो कुलुंग फर्स्ट प्रथम है ये कंबन के क्या थे, ये इसमें कोर्ट में उसके दरबार में शामिल थे, उपस्थित थे। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड किंग कुंडोगन। तो इनमें से कौन सा राजा कुंडोगन की उत्तराधिकारी बना था, अरिकेसरी मार्गवर्मन, मारवर्मन अवनीसुनमंडी या कोकडियन रणधीरा या मारवंडर रणसिम्हा फर्स्ट। तो जो ये राजा कुटमंडन का उत्तराधिकारी बना था वो बना था आपका मारवंडन अवनीसुनमंडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो मारवंडन अवनीसुनमंडी जो है ये पांड्या के रूलर थे पहले, ठीक है। अगर पहले हमने देखा जाए तो साउथ इंडिया के, क्योंकि मैंने आपको चेरा चोला पांड्या पढ़ाया था तो ये साउथ यानी दक्षिण भारत के हिस्से में आते हैं। तो ये पहले उसके क्या रूलर रह चुके हैं, याद रखना रूलर थे वो। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ किंग कांदोगांव। और ये क्या हो जाते हैं, राजा कुंडगान के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। उसने जो है 620 से लेकर के 645 तक शासन किया था। याद रखना कितना, 620 से 645 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और जिसने यहाँ पर देखा जाए कालभ्रम इंटरग्रम, इसने जो है कालभ्रम के अंतर्काल के बाद पांडव वंश में शक्तियों को पुनर्जीवित किया था, दोबारा से लेकर के आया था वो पांड्या डायनेस्टी की पावर को। पांड्या डायनेस्टी दोबारा जो उसकी शक्तियाँ हैं उसको वापस लाने वाला कौन था, मारवनवर अवनीसुनमंडी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिरुनेलवेली जिले के मलयादिकरेची में रॉक कट गुफा मंदिर इनमें से किस राजा के शासन काल के जिम्मेदार थी। ही रॉक कट टेम्पल जो था एट आप लोगों का
मलयादी कराची इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में था। तो इनमें से वो कौन से राजा के शासनकाल के जिम्मेदार हैं? आपके ऑप्शन है अरिकेसनी मारवर्डन, सेलियन सेलांडन, या फिर कोकांडियन रणधीरा, या मारवर्मन रानसिम्हा फर्स्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलिंडियन सेंडान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे तो राजा जयंत वर्मन के शासनकाल के दौरान अगर हम देखेंगे तो तिरुनेलवेली जिले के जो आपकी ये मलंजगेजी के रॉक कट गुफा मंदिर बनाया गया था। याद रखना बनाया गया था। ये शिलालेख मॉन्डन सैंडन कौन से इंस्क्रिप्शन में देखा गया था? जो आपकी ये मॉन्डन शहर है जो 17 साल के तारीख याद रखना, ये बताया गया है कि ये शाही आदेश के तहत एक अधिकारी द्वारा गुफा की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो याद रखना उस समय का जो राजा था वो कौन सा था? जयंत वर्मन के शासनकाल के दौरान ये बात बताई गई है। उस समय ये मंदिर बनाई गई थी, गुफा मंदिर बनाई गई थी। और ये कौन से शिलालेख कौन सा था आप लोगों का? मॉरन सैडन था। याद रखना ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही क्वेश्चन बन जाते हैं और ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट, ये होगा आप लोगों का होमवर्क आज का। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखा जाए इनमें से कौन सा सामंती व्यवस्था के आवश्यक तत्व थे? विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ऑप्शन है एक बहुत मजबूत केंद्रीय राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत ही कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी या वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। दूसरा बोल रहा है इमरजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड, या भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक ढांचे का उदय था। या क्रिएट किया गया था लॉर्ड वैसेकल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड और उसके ओवरलॉर्ड के बीच में, जो सामंतवादी स्वामी थे और उसके अधिपति के बीच में स्वामी जागीरदार का संबंध का निर्माण था। तो इसमें से आपको बताना है सामंतवादी व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है। अगर आप लोगों को सामंतवाद फ्यूडलिज्म पता होगा तो इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्टूडेंट होप कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सब जितने स्टूडेंट हैं गलत ही सही लेकिन पूरी कोशिश करना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताना कि क्या होगा। ओके, तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसका एक काम करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी। आई होप 50 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिए, बाकी के 50 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर अप करा दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जब भी है तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अगर नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाया करेगी, वहाँ ग्रुप भी है जहाँ पे आप मुझसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।